आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद है आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्रूर और पापी ग्रहों का साया रिश्ते में लाएगा तकरार और डालेगा दरार। आ चुकी है तलाक की नौबत, तो कैसे बचेगा रिश्ता, कैसे बढ़ेगा प्यार, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, अगर आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स कम होने का नाम नहीं ले रही, रिश्ते में कड़वाहट घुल चुकी है, एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल होता जा रहा है, बात तलाक तक जा पहुंची है, तो ऐसे में कैसे आप कुंडली में बैठे क्रूर और पापी ग्रहों को शांत करके अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। अगर आपकी भी मैरिड लाइफ में ये दिक्कतें हैं तो आज ही अपनी कुंडली पर गौर करिए और देखिए ध्यान से आज का काल चक्र। आज पंडित जी आपको रिश्तों में आ रही तकरार का कारण बताएंगे और हैप्पी मैरिड लाइफ से जुड़े कुछ खास और बेहद अचूक उपाय भी बताएंगे। सबसे अहम चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि शादी के बाद एक दूसरा जन्म कहा जाता है। पूरी तरीके से जो तारतम्य होता है बदल जाता है। अब तक एक महिला खासकर अपने ऐसे परिवार के साथ रह रही होती है जहां उसका जन्म हुआ, भरण पोषण हुआ, लेकिन अब उसके बाद एक आगे की लाइफ होती है। और शादी को लेकर कहा भी जाता है कि ये एक जुआ है। आप भले देख कर तय कीजिए, लेकिन इसके बावजूद कैसा वर या फिर कैसी कन्या आपके भाग्य में लिखी हुई है ये आप तय होकर के नहीं कह सकते। तो सबसे पहले तो आज पंडित जी से यही जानते हैं कि आखिर क्यों किसी की भी शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों रिश्तों में इतनी कड़वाहट भर जाती है कि बात तलाक तक जा पहुंची है, क्या है इसके पीछे के ज्योतिष्य और अन्य कारण। आइए पंडित जी से आज यही जानते हैं। सबसे पहले पंडित जी, क्योंकि कुछ नंबर्स हम नंबर्स के हिसाब से तो जानते हैं कि इसका मेल नहीं होता, 2, 3, 4, 5 ये तमाम नंबर्स का कौन से नंबर्स का मेल नहीं होता, और ऐसे अगर शादी हो जाए तो फिर वो दिक्कतें पैदा करती हैं। लेकिन ज्योतिषीय कारण क्या होता है किसी भी शादी के न चल पाने का या फिर बहुत ज्यादा उठापटक का? देखिए, ऐसा है कि ज्योतिष शास्त्र का फलित ज्योतिष शास्त्र के 3 अंग हैं: सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत जो है ये गणितीय आधार है, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय, चंद्रोदय, ग्रहों का स्पष्टीकरण निकालना, ये सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका प्रमुख ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। इसके बाद संहिता। संहिता से पूरे विश्व के बारे में, कब उल्कापात होगा, कब भूकंप आएगा, कब बाढ़ आएगी, कब सूखा पड़ेगा, कब ज़्यादा बारिश होगी, ये संहिता के द्वारा हमें ज्ञान होता है जी। और होरा, फलित ज्योतिष को होरा शास्त्र कहते हैं। अहोरात्र के बीच का 2 शब्द होरा जो ले लिया गया है, इसको जातक पद्धति पर आधारित है। अहोरात्र माने 24 घंटे को अहोरात्र कहते हैं, और उस अहोरात्र का जो बीच है वो होरा है। होरा कह दिया गया तो मतलब कि पूरे जन्म काल का फलादेश करने की विधा है। तो इसको हमारे मनीषियों ने 12 भागों में डिवाइड किया। पहला भाव है शरीर का, जिससे शरीर के बारे में, रंग रूप के बारे में, लंबाई के बारे में, शरीर में होने वाले रोग के बारे में, सुख दुख के बारे में अनुमान किया जाता है। दूसरा भाव होता है जिसमें हम व्यक्ति के धन की स्थिति, उसके बोलने की स्थिति, वो क्या खाएगा, किस तरह की चीज़ें उसे पसंद आएंगी, ये बात हम द्वितीय भाव से देखते हैं। और अपने जीवन साथी के मृत्यु का भी विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। तीसरा स्थान भाई बहनों का होता है, जिससे हम भाई बहनों के बारे में जानते हैं, जिससे हम जानते हैं कि नौकरी कैसी होगी और व्यक्ति का पराक्रम कैसा होगा, ये तृतीय भाव से जानते हैं। चतुर्थ भाव से हम माँ के बारे में, जमीन जायदाद के बारे में, मंदिर देवालय बगीचा के बारे में, वाहन के बारे में, ये सारा विचार करते हैं और यश कीर्ति के बारे में भी विचार करते हैं। 5वां स्थान जो है वो विद्या का स्थान है, उपास्य देवी देवताओं का स्थान है, संतान का स्थान है और विशेष रूप से धन का भी स्थान है। इससे इन सब चीज़ों का निर्णय किया जाता है। 6ठा स्थान जो है वो रोग शत्रु का स्थान है, मामा का स्थान है, इससे विचार किया जाता है। और 7वां स्थान जो है उससे अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी का विचार किया जाता है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं जीवन साथी और जीवन संगिनी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो कुंडली का जो 7वां भाव है, जहाँ लग्न लिखा होगा उसके ठीक नीचे जो होगा कोष्टक, वो 7वां भाव है।
ठीक है, भले वहां नंबर कुछ लिखा हो, जी, जी। 1 से लेकर 12 तक कोई नंबर लिखा हो, जरूरी नहीं है कि वहां 7 लिखा होगा, ठीक है ना, वो 7वां भाव है। ये दर्शकों की जानकारी के लिए मैंने बताया। तो कुंडली के 7वें भाव से जीवन साथी, विवाह, जीवन साथी का सौंदर्य, समृद्धशाली जीवन साथी, दाम्पत्य सुख और मांगलिक दोष का विचार किया जाता है। केवल 7वें भाव से मांगलिक दोष का विचार नहीं किया जाता है। लग्ने बेच पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजौ, भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। जन्म कुंडली से या चंद्र कुंडली से, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में अगर मंगल हो, चाहे वो चंद्रमा से और चाहे लग्न से, तो ऐसा जातक या ऐसी जातिका मांगलिक कही जाती है। 7वें भाव के स्वामी को सप्तमेश कहा जाता है। जो 7वां भाव है जीवन साथी का, उसका जो स्वामी ग्रह होता है वो सप्तमेश कहलाता है। और 7वें भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं, उस पर जो दृष्टि डालने वाले ग्रह हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7वें भाव का कारक ग्रह जो है वो शुक्र है, ये बात एकदम पक्की है। 7वां भाव किसी भी ग्रह का हो, 7वां भाव में कोई भी राशि हो, लेकिन कारक 7वें भाव का शुक्र ही होता है। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्या भृगुणा बुधेन्द्र। शुक्र जो है ये विवाह का, काम वासना का और विलासिता का कारक ग्रह है। और चूंकि ये विवाह से संबंधित मामला है, इसलिए 7वें भाव का कारक ग्रह जो होता है वो शुक्र ही होता है। और सदैव शुक्र को ही ध्यान देकर के अध्ययन करना चाहिए। हाँ, 7वें भाव के स्वामी को इग्नोर नहीं किया जा सकता और 7वें भाव पर दृष्टि देने वाले ग्रहों का मूल्यांकन करना नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे में जीवन साथी पर इनका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का 7वां भाव निर्बल है, निर्बल का मतलब क्या, पापक ग्रह वहाँ पर हैं, पापक ग्रहों की दृष्टि उस भाव पर है, या शनि मंगल सूर्य या राहु केतु 7वें भाव में हैं या 7वें भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, या आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और शुक्र अस्त हैं, तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी रुकावटें आती हैं। मैंने जो जीवन में अनुभव किया है वो ये अनुभव किया है कि बृहस्पति अगर 7वें भाव में बैठ जाए ना, तब भी विवाह में विलंब करता है। अच्छा, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करनी है, आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर अपनी कुंडली को देखना चाहें तो आप अपनी कुंडली भी निकाल लीजिए। इस विषय पर और ढेर सारी जानकारी अभी मैं आपको देने वाला हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी। तो शादी ब्याह के संदर्भ में 7वां भाव जो है घर, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब उस ग्रह के बारे में भी हम जान लेते हैं जो अगर कुंडली के 7वें घर में हो तो व्यक्ति की मैरिड लाइफ पर क्या असर पड़ता है। पंडित जी, क्या असर पड़ता है? देखिए, अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके 7वें भाव में शनि अशुभ स्थिति में हो, अशुभ स्थिति का मतलब ये हुआ कि वो मकर, कुंभ और तुला राशि में न होकर किसी अन्य राशि में हो, तो उसका वैवाहिक जीवन पर क्या असर पड़ता है। 7वें भाव में अगर शनि खराब होगा तो व्यक्ति को अपने जीवन साथी का चयन करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 7वें भाव में शनि हो तो वैवाहिक जीवन एकदम नीरस होता है। पति पत्नी के संबंधों में कभी आकर्षण बन ही नहीं पाता है। कुंडली में 7वें भाव में शनि अगर अशुभ हो तो जीवन साथी की वाणी कठोर होती है और जीवन साथी क्लेश करना पसंद करता है। 7वें भाव में शनि होने पर व्यक्ति का विवाह देर से होता है। 7वें भाव में शनि होने पर बार बार रिश्ता टूटता है और शादी हो जाए तो वैवाहिक जीवन में कलेश रहता है। लेकिन शनि अगर 7वें भाव में हो और वहीं सूर्य भी बैठ जाए शनि के साथ और शनि अस्त हो जाए, तब एक बात और होती है कि ऐसे लोगों को एक से ज़्यादा विवाह होते हैं। मतलब ऐसे लोगों के 2 विवाह 3 विवाह तक होते हुए देखे गए हैं। अब इसमें सप्तमेश को भी देखना चाहिए, उसके बल का भी अनुमान करना चाहिए। केवल शनि को ही देख के सब कुछ नहीं कहना चाहिए। 7वें भाव के स्वामी के ऊपर अगर बृहस्पति शुक्र की दृष्टि है या शुभग्रह से युक्त है तो शनि का यह दोष परिमार्जित हो सकता है। इसलिए केवल एक पक्षी देख करके किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में अगर शनि की स्थिति पापक ग्रहों के साथ है और पापक ग्रहों की दृष्टि है तो वैवाहिक जीवन में कलेश की स्थिति बनती है।
अच्छा, होता क्या है आजकल लोग शादी में गुण मिला लेते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। 27 गुण मिल रहा है, 28 गुण मिल रहा है, 30 गुण मिल रहा है, शादी कर दो। कुंडली नहीं मिलाते हैं। कुंडली में अगर मिलाने की जहमत भी करेंगे तो मंगली मंगला मिला लेंगे, जबकि कुंडली में ये मिलाना चाहिए लड़के का लग्न कहीं पत्नी का शत्रु भाव या मृत्यु भाव तो नहीं है, और लड़की की कुंडली का जो लग्न है वो लड़के के कुंडली का कोई मृत्यु या शत्रु भाव तो नहीं है, या लड़के का जो लग्न है वो लड़की का मृत्यु भाव और शत्रु भाव तो नहीं है। अगर ऐसा है तो चाहे आप 36 में 36 गुण मिला लीजिए, चाहे जितनी अच्छी कुंडली का मैच करा लीजिए, लेकिन ये शादी कभी चल नहीं सकती है। ये शादी कभी चल नहीं सकती है। इस शादी में ऐसी ऐसी विपदाएं आएंगी जिससे आदमी को उबर पाना मुश्किल होगा। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है, जो लोग अक्सर प्रायः नहीं देते। शादी के बाद किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ झुकाव का कारण भी शनि बनता है। जैसे आपका विवाह हुआ है और आप मतलब कि अपने परिवार को छोड़ करके किसी दूसरे स्त्री में या किसी दूसरे पुरुष में आसक्ति कर बैठे, ये शनि का ही प्रभाव है। और ऐसे लोगों की कुंडली में मंगल और शुक्र की स्थिति एक साथ होती है या दृष्टिपात होता है, और सप्तम भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि होती है। 7वें भाव में बैठा शनि या तो नौकरी के कारण या कलेश के कारण पति पत्नी को अलग रखता है। 7वें भाव में शनि हो तो व्यक्ति का परिपक्व या अपनी उम्र से काफी बड़ी जीवन साथी की प्राप्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, ऐसी स्थिति में तो क्योंकि आजकल तो ज्यादातर लव मैरिजेस ही होते हैं, तो अगर मान लीजिए क्योंकि उसमें तो कुंडली नहीं देखी गई, दो लोग शादी करना चाहते हैं तो, और अगर हम कुंडली मिलान करते हैं, ऐसी समस्याएं हैं, तो फिर शुरू से शनिदेव की पूजा यानी कि सीधा असर करेगी? देखो बेटा, ऐसा है कि या उपाय तो होता होगा? उपाय होता है, जैसे शनि की शांति करवा लेने पर काफी कुछ चीजें ठीक होती हैं। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र का 1,02,000 मंत्र जब 15 ब्राह्मणों द्वारा अगर एक दिन में कराया जाए, हवन तर्पण मार्जन कराया जाए और शनि की वस्तुओं का दान किया जाए, और ये उपाय हर 3 साल पे कराया जाए, और ये उपाय कम से कम 7 बार कराया जाए, तो दाम्पत्य जीवन में काफ़ी हद तक जो है मधुरता आती है। दूसरी बात इसमें ये भी देखना है कि शुक्र का बलाबल कैसा है। अगर शुक्र कारक ग्रह बलवान है या उच्च राशि में शुक्र है या शुभग्रह से दृष्ट है, तो शनि का ये अशुभ फल न्यून हो जाएगा। शनि अपने अशुभ फल को उतना नहीं दे पाएगा जितना देना चाहिए। लेकिन अगर शुक्र भी खराब हो गया, शुक्र भी अस्त हो गया, शुक्र भी मतलब कि किसी पापक ग्रह से दृष्ट हो गया, तो ये अशुभ फल बहुत ज्यादा स्थिति में हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये उपाय भी काम ना करें।